हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक एग्जामशाला। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गणित के मॉडल पेपर का प्रश्न पत्र। आज हम लोग पूरा गणित का एक मॉडल पेपर हल करेंगे। पिछले वीडियो में हम आपको दो बोर्ड परीक्षा के क्वेश्चन करवाए हुए हैं, उनको आप जाकर दे सकते हैं। पूरा का पूरा सेट एक ही वीडियो में करवा दिए हैं आपको हम। तो जितना हम आपको बताएं हैं, अगर आप उतना लिखेंगे तो आपको श्योरली 70 में 70 अंक प्राप्त होंगे। तो आइए हम लोग इस प्रश्न पत्र को हल करते हैं। तो प्रश्न पत्र को हल करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे और भी बच्चे जुड़ सकें मेरे वीडियो से, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं शेयर करना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो आप अभी शेयर कर दीजिए, जिससे और भी बच्चों का फ़ायदा हो, वह भी इस सेशन से जुड़ सकें और जो मॉडल पेपर आपका हल करवाया जा रहा है उसका लाभ उठा सकें। तो आइए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है पहला प्रश्न, बहुविकल्पी खंड आ के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा है, cos A माइनस cot A इंटू 1 प्लस cos A का मान होगा। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, cos A के दिया गया है, cot A दिया गया है, cos A दिया गया है, sin A दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। बिना हल करे इसका आप आंसर नहीं बता सकते हैं। क्या आएगा, cos A माइनस cot A 1 प्लस cos A। इसको हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम लोग इसको 1 अपॉन साइन ए लिख लेते हैं। अब माइनस इसको लिखेंगे कास ए बटे साइन ए, क्योंकि काट ए का मान कितना होता है, काट ए बटे साइन ए, और 1 प्लस कास ए। इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 माइनस कास ए अपॉन साइन ए, क्योंकि साइन ए हर है, समान है दोनों में, तो ऊपर अंश जो है घट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1 प्लस कास ए। अब देखिए इस ब्रैकेट का आप गुणा करेंगे तो आपका बनेगा ये 1 माइनस कास स्क्वायर ए अपान साइन ए। कितना बना, हाँ साइन ए, और माइनस कास स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपान साइन ए। तो आपका क्या आया, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा आपका, साइन ए आंसर आएगा। कितना आएगा, साइन ए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आपका डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, आपका डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या के आने की प्रायिकता होगी। तो पासा फेंकने पर जो प्रतिदर्श समष्टि है, क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिदर्श समष्टि क्या क्या आएगी, यस इसको कहते हैं। एक आ सकता है, दो आ सकता है, 3, 4, 5, 6। पासा आप एक बार फेंक रहे हो तो इससे ज़्यादा परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। तो विषम संख्या कितनी आएगी, विषम संख्या, तो हम लोग विषम संख्या कहीं और से नहीं देखने जाएंगे, इसी प्रतिदर्श समष्टि को देखेंगे कि इसमें से कौन कौन संख्या विषम है। तो विषम संख्या 1 होती है, 3 होती है और 5 होती है। तो विषम संख्या कितनी हुई, 3, और कुल परिणाम कितने हुए, 6। तो आप लिखेंगे विषम संख्या, विषम संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, आपका आ जाएगा अनुकूल पक्षों की संख्या, मतलब जो क्वेश्चन पूछा है तो 3 है, कुल परिणाम कितने हैं, 3 है, और इसमें कितने परिणाम हैं, 6 परिणाम हैं। इसको आप हल करेंगे, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, आपका आंसर कितना आया, 1/2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है, आपका ए बी ऑप्शन सही है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर क्या लिखा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग मतलब माध्य क्या वर्ग आपको बताना है। वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दी गई, तो हम लोग इसको इस प्रकार से कन्वर्ट कर लिए। वर्ग अंतराल इसमें लिख लिए, बारंबारता इसमें लिख लिए, संचयी बारंबारता हम लोग निकालते हैं इसके लिए, माध्यक के लिए। तो 3 था, 3 लिख लिए, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14, 14 में जोड़ेंगे तो 15। एन का मान कितना आया है, 15। आप लिखेंगे चूँकि एन बराबर 15, इसलिए एन अपान 2 का मान कितना आएगा, 15/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7.5, 7.5। तो 7.5 आप खोजिए, 7.5 वाला पद इसमें पड़ेगा। तो आप संचयी बारंबारता जाइए, 3 पद तक तो इस अंतराल में पड़ रहा है, और 5 पद तक तो 5 से 10 अंतराल में पड़ रहा है। तो 5 के बाद जो है आपका इसमें आएगा, तो इसके सामने का अंतराल कौन सा है, 10 से 15। तो माध्यक वर्ग कौन सा हुआ, तो माध्यक आपका वर्ग हुआ, माध्यक वर्ग बराबर
10 से 15, 10 से 15, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आपका इसमें सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन क्या है? सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा? तो बहुलक वर्ग बराबर होता है, बहुलक वर्ग बराबर अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग, अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग। जो अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग होता है वही बहुलक वर्ग होता है। तो आप टेबल देखिए, यहाँ पर बारंबारता 1 है, यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। तो आपको इसमें सबसे अधिक बारंबारता कहाँ दिखाई दे रही है? तो सबसे अधिक बारंबारता 12 है। अब 12 के ऊपर वाला जो वर्ग अंतराल है यही क्या है? आपका बहुलक वर्ग है। तो क्या हो जाएगा? 7 से 14, ये जो वर्ग अंतराल है यही क्या है? बहुलक वर्ग है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें आपका देखिए डी ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हुआ? डी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या लिखा है? एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। अभी तक आप लोग पासा जो देखे हैं उस पर केवल गिनती लिखी रहती है 1 से 6 तक, लेकिन इस बच्चे के पास ऐसा पासा है जिस पर अक्षर अंकित हैं। तो ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, ई लिखा है, ए लिखा है। उसकी जो 6 फलके हैं, 6 फलकों पर ये सभी अक्षर लिखे गए हैं। तो कह रहा है यदि पासे को एक बार फेंका जाता है तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। तो आप देख रहे हैं कुल परिणाम कितने हैं? 6 हैं। ए कितनी बार आ रहा है इन 6 परिणामों में से? तो ए 2 बार आ रहा है, एक बार यहाँ पर आ रहा है, एक बार यहाँ पर, 2 बार आपका ए आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? आप लिखेंगे ए प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो क्या अनुकूल परिणाम कितने हैं? जो आपसे प्रश्न पूछ रहा है इस प्रकार के 2 परिणाम है, 2 जगह आ रहा है, 2 बटे कितना हो जाएगा? ये 2 बटे, कुल परिणाम कितना? 6 है। कैंसिल करिए, 2 1 के 2, 2 3 6, कितना आएगा? 1 बटे 3। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका? आपका ऑप्शन बी सही है, 1 बटे 3। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या लिखा है? यदि काट थीटा बराबर 8 बटे 15 तो साइन थीटा का मान होगा। इसके लिए हम लोग एक सूत्र देखते हैं। तो लाल बटे कक्का, इस सूत्र को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। यहाँ पर जो 1 2 3 लिखा गया है इनका क्रम लिखा गया है। ये क्रम भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। पहले क्या आता है? पहले साइन थीटा आता है, फिर कास थीटा आता है, फिर टेन थीटा आता है, फिर कॉट थीटा आता है, फिर सेक थीटा आता है, फिर कॉसेक थीटा आता है। यह नियम उसी पर 1 2 3 4 5 6 लिखा है। ऊपर से गिनती काउंट करेंगे तो ए बटे ए लिखेंगे, और नीचे से गिनती काउंट करेंगे तो उल्टा हम लोग रेशियो लिखेंगे। तो देखिए, तो काट थीटा कहाँ पड़ रहा है? चौथे पर। तो काट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। इसलिए हम लोग इसको क्या लिख दिया? आधार बटे लंब लिख दिया। आधार का मान 8 हुआ, लंब का मान 15 हुआ। आपको क्या निकालना है? साइन थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन पहले पर है, जिसका मान होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब तो मालूम है, कर्ण आपको निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसको हम लोग हल करेंगे, कितना आएगा हम लोगों का? कर्ण का मान 17 आया। अतः साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब का मान 15 है और कर्ण का मान 17 है। 15 बटे 17 मान आएगा। तो इन सभी ऑप्शन में देखिए 15 बटे 8 है, ये 8 बटे 17 है, ये 15 बटे 17 है। तो आपका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है काशिक 60 अंश का मान है। काशिक 60 अंश का मान बताना है। तो काशिक 60 अंश इक्वल टू, वैसे डायरेक्टली बता सकते हो। मान लीजिए काशिक 60 अंश का मान आपको नहीं याद है तो आपको एक रेशियो होना चाहिए। काशिक का उल्टा क्या होता है? साइन 1 बटे साइन थीटा, साइन 60 अंश हो गया। अब साइन 60 अंश का तो मान आपको मालूम ही होगा। तो 1 बटे साइन 60 अंश का मान √3/2। भिन्न के नीचे भिन्न है तो नीचे वाले भिन्न, पलट करके ऊपर वाले में गुणा करेंगे तो 1 गुणे क्या हो जाएगा? 2 बटे कड़ी में 3। कितना आया? 2 बटे कड़ी में
3। इसका मान इस प्रकार निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, cos x या cot के मान हमें याद नहीं रहते हैं, तो हम लोग केवल साइन थीटा का जितना मान है उसको याद कर लें, cos x का याद कर लें, tan का याद कर लें। तो अगर हम लोग को ये सब याद रहेगा तो साइन का उल्टा cos x होता है, और cos का उल्टा sec होता है, और tan के उल्टा cot होता है। तो हम लोग और जो अन्य त्रिकोणमिति फलन हैं cot sec और cos x, उनका मान आराम से निकाल सकते हैं। तो इसमें कितना मान आया आपका, 2/3 आपका ए ऑप्शन सही है। 8वां प्रश्न देखिए। 8वां प्रश्न में क्या कह रहा है, कासेक स्क्वायर थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो हम लोग उसी उल्टे वाले त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग करेंगे। तो कासेक के उल्टा क्या होता है, 1 अपान साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होल अपान सेक स्क्वायर थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 अपान कास स्क्वायर थीटा। अब भिन्न के नीचे भिन्न है, एक भिन्न ऊपर है एक भिन्न नीचे है, तो नीचे वाली जो भिन्न रहती है ये पलट करके ऊपर वाले भिन्न में गुणा करती है। तो 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा गुणे कास स्क्वायर थीटा अपान 1। और आपका क्या जाएगा, ये कास स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा आपका, ये इसको हम कहते हैं काट स्क्वायर थीटा। इतना मान आएगा काट स्क्वायर थीटा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, आप देखिए, ये साइन स्क्वायर थीटा है, कासेक स्क्वायर थीटा है, tan स्क्वायर थीटा है, ये काट स्क्वायर थीटा है। तो आपका डी ऑप्शन इसमें सही है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर क्या लिखा है, यदि HCF ऑफ 35, 49 = 7, मतलब कि 35 और 49 का HCF 7 है। तो 35 और 49 का LCM याद करना है। तो यह पहली संख्या है या दूसरी संख्या है। आपको हम बताए हैं सूत्र, HCF इंटू LCM = फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। तो HCF क्या है, इन दोनों संख्याओं का 7 है। LCM पूछ रहा है, तो LCM पहली संख्या 35 है, दूसरी संख्या 49 है। इसको हल करेंगे तो LCM बराबर आ जाएगा 35 × 49/7। तो 7 1 के 7, 7 7 49, और 7 और 35 से गुणा कर लेंगे हम लोग। तो 7 × 5 = 35 के 5, और 7 × 3 = 21, 21 3 कितना हो जाएगा, 24। तो कितना आपका आंसर आया, आपका ऑप्शन इसमें सी सही है। सी ही 245 लिखा गया है, आपका क्या हुआ, सी ऑप्शन सही है। और ये क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। लिखा है दो संख्याओं 306 और 657 का HCF होगा। 306 और 657 का HCF पूछ रहा है आपसे। तो क्या करेंगे हम लोग, भाग बीच से इसका HCF तुरंत निकालेंगे, गुणनखंड बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं बहुत समय लगेगा। तो 306 भागे 657, जो बड़ा अंक लगता है उसको हम क्या बना लेते हैं, यहाँ लिखते हैं, और जो छोटा अंक रहता है यहाँ पर लिखते हैं। भाग दीजिए आप, तो 2 बार जाएगा, तो कितना जाएगा, 612। तो 7 में से 2 गए 5, 5 में से 1 गए 4। अब 306 को यहाँ पर लाते हैं, आप पहाड़ा पढ़िए, तो कितनी बार जाएगा, 4 7 28, 6 बार ले जाइए, 6 बार ले जाएंगे तो 6 5 30, और 6 4 24, 24 3 27। कितना आया आपका, यहाँ पर आ जाएगा 6, और यहाँ पर 10 में से 7 के 3, 36 आ जाएगा। इसको हम बनाएंगे तो 45 में भाग दीजिए, 36 1 36, कितना बचा 9, और 9 से 36 में भाग देंगे कितना आएगा, 9 4 36। तो मासा कितना आया आपका, HCF आपका आ गया बराबर 9। कितना आया 9। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ 3 लिखा गया है, यहाँ 9 लिखा गया है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, बी ऑप्शन सही हुआ। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या लिखा है 11वां क्वेश्चन में, दो संख्याओं के LCM एवं HCF क्रमशः 168 है। LCM 168 है और HCF 6 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो सूत्र वही काम करेगा कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या = LCM गुणे HCF। रख दीजिए सब वैल्यू। फर्स्ट संख्या कितने दिया गया है, 24, इंटू सेकेंड = LCM का मान 168 है और HCF का मान 6 है। तो आप सेकंड संख्या का मान निकालेंगे तो 24 को आप इधर भेज दीजिए, 168 × 6/24। तो 6 के 6, 6 4
24, 4 1 के 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8। सेकंड संख्या कितनी हो जाएगी? सेकंड संख्या आ जाएगी 42। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ऑप्शन बी सही है। बी वाले में ही क्या आया है? 42 आया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 भी लिखा है बिंदुओं ए कामा बी और बी 2a इंटू 2b के बीच की दूरी होगी। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ पर ए बी लिख लिए। यहाँ ax1 y1 का मान हो गया, ax2 y2 का मान हो गया। दूरी सूत्र लगाएंगे। आप लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका? x2 का मान कितना है? 2a x1 का मान कितना है? a का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? 2b और y1 का मान b का स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 2a में से a घटाएंगे तो a आएगा a स्क्वायर प्लस 2b में से b घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? b स्क्वायर। तो क्या आया कनाडी के अंदर? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही हुआ इसमें? ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो OQ की लंबाई बताना है। हमें OQ की लंबाई ये बताना है। P बिंदु पर स्पर्श कर रही है। यह आपकी OP त्रिज्या हुई 5 सेंटीमीटर और P से Q की लंबाई कितना है? 12 सेंटीमीटर। आपको OQ की लंबाई निकालना है। तो यहाँ पर जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। तो आपका यह क्या हुआ? समकोण त्रिभुज हुआ। समकोण त्रिभुज में आपका ये लंब हुआ, या आधार हुआ, ये क्या हुआ? कर्ण हुआ। कर्ण का मान निकालना है। तो आप लिखेंगे OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। सब वैल्यू रख दीजिए। तो OQ स्क्वायर इक्वल टू OP का मान कितना है? 5 है। तो 5 का स्क्वायर, PQ कितना है? 12 है। तो 12 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? OQ स्क्वायर इक्वल टू 5 का 12 का 144। कितना आएगा? OQ स्क्वायर कितना? 69। कितना हो जाएगा? OQ इक्वल टू 13 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा? 13 सेंटीमीटर। तो आपका OQ लंबाई कितना हो जाएगी? 13 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन आपका सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्या लिखा है? यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कोण B बराबर कोण E, तो वह त्रिभुज समरूप होंगे यदि। इसमें 4 शर्तें आपको दी गई हैं। कह रहा है कि दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे? यदि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। तो ध्यान दीजिए, अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो क्या होना चाहिए? AB बटे DE बराबर होगा AC बटे DF बराबर होगा BC बटे EF। तो दो त्रिभुज समरूप तभी होते हैं जब उनके दो भुजाएं समानुपाती रहें एवं उनके बीच का कोण समकोण रहे। तो ए और ए भुजा समानुपात निकालना है। तो ए भुजा इसके समानुपाती होगी, ए भुजा इसके समानुपाती होगी। मतलब AB बटे DE बराबर होगा BC बटे EF के। तो जिस ऑप्शन में आपका AB बटे DE बराबर BC बटे EF होगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो आप देखेंगे तो आपके बी ऑप्शन में AB बटे DE इक्वल टू BC बटे EF आपका ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपका? बी ऑप्शन सही हुआ आपका। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 15 लिखा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 90 अंश दिया है। आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड हम लोग ऐसे बना लेंगे। त्रिज्यखंड हुआ आपका ये, यहाँ का कोण 90 अंश है, त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो क्या हो जाएगा? लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? थीटा अपान 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। तो क्या है? थीटा का मान 90 अंश बटे 360 अंश गुणे पाई का मान 22 बटे 7 और आर का मान 7 है तो 7 गुणे 7। एक 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। 90 के 90, 90 चौका 360। कितना हो गया? 360। तो क्या आ जाएगा आपका? 2 दूनी 4, 2 11 में 22। तो आपका आया है 11 गुणे 77 करेंगे, 7 करेंगे 77 आ जाएगा। 77 बटे 2 और 77 बटे 2 मतलब क्या हुआ? 38.5।
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहाँ पर आया है, यहाँ पर 51 आया है, गड़बड़ है। 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी गड़बड़ है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। इसमें देखिए 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो आपका क्या हुआ, ये ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या लिखा है, एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंख के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक अर्धगोले पर क्या है, अध्यारोपित है। ये अर्धगोला है आपका और इसी पर एक शंख रखा गया है और इसकी त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या इसकी होगी, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या अर्धगोले की भी होगी। यदि शंख की त्रिज्या ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, ये कह रहे हैं 12 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ होगा। तो हम लोग संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेते हैं। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ बराबर खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ बराबर पाई आर एल, इसका शंख का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों का सेम टू सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो पाई का मान कितना रखेंगे, पाई में ही आंसर दिया है सबका विकल्प। तो हम लोग क्या करेंगे, पाई में ही आंसर देंगे। तो हम लोग पाई कामन कर ले रहे हैं, पाई कामन करेंगे, आर भी कामन कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा, एल प्लस 2r, एल प्लस क्या आ जाएगा 2r। तो क्या आया, पाई गुणे आर का मान कितना है, 4 है। एल का मान कितना है, 12 प्लस 2 गुणे 4 करेंगे तो 4 दूनी 8। कितना आया, पाई गुणे 4 गुणे 12 8 20 20 4 80 पाई। कितना आ जाएगा, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 80 पाई देखिए कहाँ पर आया है। तो आप देख रहे हैं, तो 224 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, 112 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये 16 पाई 2 प्लस √10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यह क्या है, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपका डी ऑप्शन इसमें सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखिए क्या लिखा है, द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे। इस शून्य का आपको इसका निकालना है। तो शून्य कैसे निकालेंगे, तो शून्य के बराबर करके इसका शून्य निकाल लेंगे। इससे गुणनखंड हम लोग करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 का ऐसा गुणनखंड करिए जिसको जोड़ने पर 7 आवे। 4 तिहाई 12। तो 7 के स्थान में क्या लिखेंगे, 4 प्लस 3 एक्स प्लस 12 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0। 2 को पेयर बना लीजिए। तो पहले में x कामन है तो x प्लस 4 बचेगा और दूसरे में 3 कामन है तो x प्लस 4 बराबर 0। तो आपका क्या आया है, x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, x प्लस 4 एक ब्रैकेट में बराबर 0। तो x का मान कितना आएगा, x का मान -3 आएगा और -4 आएगा। ये 2 मान आपके आएंगे। तो आप देखिए किस ऑप्शन में -3 -4 आ रहा है। पहला ही ऑप्शन देखिए -4 -3 आ रहा है, दूसरे में -6 -2 आ रहा है, सी में 4 3 आ रहा है और डी में -6 2 आ रहा है। तो सभी ऑप्शन में आपका ऑप्शन ये सही है। इसी में -4 और -3 आ रहा है। तो हम लोगों का ऑप्शन कौन सही है, हम लोगों का ऑप्शन ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए। 18वें क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप। तो क्या हो जाएगा, लिखा है रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 2 को हल करना है। तो इससे कैंसिल हो गया, 2x बराबर 14 2 16 हो गया। x बराबर कितना आया, 8। इसका मान 8 आ गया। अब 8 को उठा करके चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए। और इसमें रखेंगे पहले वाले में, तो 8 प्लस वाई बराबर 14। तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 14 माइनस 8। तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 6। एक्स का मान 6 आएगा, वाई का मान, इसका मान 8 आएगा, वाई का मान 6 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आपका बी ऑप्शन सही है। 18वें का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या लिखा है, द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 2√6 प्लस 3 = 0 के मूल समान है तो के का मान होगा। तो क्या समीकरण दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2√6x प्लस 3 = 0। तो इसमें ए बी सी का मान निकाल लीजिए। तो इसको कंपेयर करिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो आप देख रहे हैं ए बराबर आपका क्या है, के है, बी बराबर आपका क्या है 2√6 है, सी बराबर कितना है 3। चूँकि मूल समान है, मूल क्या है, समान है, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac = 0 कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बी का मान रख दीजिए, 2√6 का होल स्क्वायर माइनस 4 × k × 3 = 0। तो कितना आया, 2 का वर्ग करेंगे 4 और √6 का वर्ग करेंगे 6। तो 4 6 24 कितना जाएगा, इसका मान 24 माइनस 4 तिहाई 12 के बराबर 0।
तो आपको कितना आ जाएगा, -12 के बराबर -24, माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ, के बराबर 12 दूना 24। के का मान कितना आ जाएगा, के का मान आपका देखिए सभी में -2 है तो गड़बड़ है, यहाँ 2√3 है, इधर भी गड़बड़ है, और क्या आ रहा है, सी में 2 आ रहा है, ये ऑप्शन आपका सही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ 19 में, आपका सी ऑप्शन सही है। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बहुविकल्पी प्रश्न। एक एपी दी गई है आपको, -6 -4 -2 का 7वां पद आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला पद क्या हुआ, ए का मान -6 हुआ, और डी का मान क्या हो जाएगा, पीछे में से आप आगे वाला घटाइए, -4 -6 कितना हो जाएगा, -4 + 6 हो जाएगा। आपका -4 में पहले बड़े का चिन्ह लगाते हैं तो प्लस में आएगा, अब घटा लीजिए तो 2 आ जाएगा। डी का मान कितना आया, 2। तो 7वां पद क्या लगाएंगे, अतः A7 = क्या हो जाएगा, A + 7 - 1D सूत्र हो जाएगा। तो A + 6D, ये का मान रख दीजिए -6, और 6 × 2 6 दूनी 12, 12 में से 6 गए 6। आपका कौन सा कितना ऑप्शन आएगा, आपका देखिए -8 आ रहा है, 18 आ रहा है, 8 आ रहा है और 6 आ रहा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन डी होगा, 20 में डी ऑप्शन आपका सही होगा। तो हम लोग अभी तक बहुविकल्पित प्रश्न कर रहे थे। ये 20 बहुविकल्पित प्रश्न का जवाब आप वो मार्कशीट पर देंगे। वो मार्कशीट पर जवाब देने के बाद जो अब खंड बा के जितने भी क्वेश्चन हैं, इनका आंसर आप लोग उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे, आंसर शीट पर लिखेंगे। तो खंड बा के पहले भाग में, पहले क्वेश्चन में आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 खंड होते हैं, और 6 के 6 खंड करना अनिवार्य रहता है। तो हम लोग देख लेते हैं, इसमें 6 खंड पूछा है, देखिए यहाँ तक, का, खा, गा, घा, ङ, चा, तो 5 6 प्रश्न पूछता है, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। तो हम लोग 2 अंक लायक ही हल लिखेंगे। देखिए पहला ही क्वेश्चन है, पहले का खंड देखिए, लिखा है सिद्ध कीजिए कि 6 - √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए आप, इसको जो हम लोग लिखेंगे तो लिखिए, माना 6 - √2 एक परिमेय संख्या है। हम लोग क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, तो अतः इसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट 6 - √2 = P/Q, Q डज नॉट = 0। और आप लिखेंगे तथा PQ सहभाग संख्याएं हैं। तो आप क्या करिए, 6 को आप उधर ट्रांसफर कर दीजिए, -√2 = हो जाएगा P/Q -6। अब माइनस से आप भाग देंगे या गुणा कर दीजिए, तो √2 = हो जाएगा, सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा, -6 है तो +6 हो जाएगा, -P/Q। इसको हल करेंगे तो क्या आया आपका, √2 = 6Q - P/Q। आप देख रहे हैं इधर ये अंश बटे हर के रूप में लिखा गया है, Q डज नॉट = 0 है। यह क्या हुआ, इधर वाला पोर्शन परिमेय हुआ। तो आप लिखेंगे सिंपलाइज दैट 6Q - P/Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। दिस इंप्लाइज दैट इसी बराबर क्या है, √2 है। तो √2 भी क्या हो गई, √2 एक परिमेय संख्या हो गई, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से हम लोग एक विरोधाभास पर पहुंच गए, √2 एक परिमेय संख्या हो गई जो कि इम्पॉसिबल है। आप लिखेंगे सिंपल, जो कि लिखेंगे जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है। अतः हमारी कल्पना गलत है। क्या है, गलत है। तो क्या सही है, अतः जो हम लोग 6 - √2 एक परिमेय संख्या माने थे, हमको क्या मानना पड़ेगा, अतः 6 - √2 एक
एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो गई? अपरिमेय संख्या। ये आपका सिद्ध हुआ। 2 नंबर में आपको इतना ही लिखना है। एक टाइप और होता है, वो 4 नंबर में काम करता है, उसका प्रयोग हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। हम लोग इस क्वेश्चन को इस प्रकार से हल करेंगे और इतना ही लिखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है एक्स अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? आप मान लेंगे कि माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक बराबर x, 0। तो इस x, 0 से जो आपके 2 बिंदु हैं, 2 बिंदु दिए गए हैं, क्या? 2, -5 और -2, 9 क्या है? समान दूरी पर है। दूरी क्या है? दोनों दूरियाँ बराबर हैं। तो आपको क्या निकालना है? x का मान निकाल लेंगे तो आपको बिंदु का निर्देशांक पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका नामकरण कर लेते हैं OAB। आप जितना OA की लंबाई है उतना OB की लंबाई आप लिखेंगे, चूँकि OA = OB। दोनों की लंबाई निकाल लीजिए आप दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र क्या होता है? दोनों तरफ दूरी सूत्र लगाइए। आपका इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका x2 y2, ये x1 y1। तो क्या करेंगे हम लोग? आप पहले में से पहले घटा दीजिए, x -2 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे में से दूसरे को, तो 0 -5 करेंगे तो +5 हो जाएगा का होल स्क्वायर। वही काम इसमें करेंगे, पहले में से पहले वाले को घटाएंगे तो x माइनस और -2 है तो +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस अगला 0 -9, 0 - दूसरे में से दूसरे को घटाएंगे का होल स्क्वायर। इसको हल करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका? इसको हल करेंगे, इसका प्रसार कर लीजिए तो x² आ जाएगा, -4x + 4 + 0 + 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, 5² 25 = इधर का प्रसार करिए आप, x² + 4x + 4 प्लस -9 का वर्ग करेंगे तो 81 आएगा, 81। अब क्या करेंगे? दोनों साइड तो किनारी लगी है, बिना किनारी हटे आप लोग आगे प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर किनारी हट जाएगी। वर्ग करने पर किनारी हट जाएगी तो क्या आ जाएगा? x² - 4x + 4 + 25 = उधर वाला भी उतार लीजिए, x² + 4x + 4 + 81 +4 से +4 कैंसिल आउट हो गया, x² से x² कैंसिल आउट हो गया, और जो बचा है उसको लिख लीजिए। अब तो क्या करिए, x वाला टर्म एक साथ कर लीजिए और सबको एक साथ कर लीजिए। तो आपका क्या आएगा? आपका यह आ जाएगा -4x = 81 - 25। तो आप करेंगे कितना आ जाएगा आपका? -4x - 8x, और यहाँ से आप घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, और आपका 56 आ जाएगा 56। तो इसको आप हल करेंगे तो x = हो जाएगा -56/8, -8 ऊपर चल गया है तो 8 के 8, 8 7 56। तो आपका क्या आया? x का मान आ गया आपका -7। ध्यान से लिखेंगे, नहीं तो 7 ही केवल लिख दो। इसका मान कितना आ गया? 7। अब आप बिंदु का निर्देशांक आराम से लिख सकते हैं। बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? आंसर लिखेंगे आप, आंसर लिखेंगे। अतः बिंदु का अभीष्ट निर्देशांक क्या हो जाएगा? बराबर x, 0। x का मान कितना है? -7, 0। ये आपका हल हुआ। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या लिखा है? आप खंड देखिए इसका। बिंदुओं a -2, 2 और b 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
तो आप ध्यान दीजिए, एक रेखाखंड ए बी है, इसको 3 बिंदु सी डी और ई 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं। जितना भाग ए है उतना ए है, उतना ए है, उतना ए है। तो 1 2 3 4 भाग में बट गया। तो अगर 4 भाग में बटेगा तो जो पॉइंट डी है, ए और बी का मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है, इसका निर्देशांक निकाल लेंगे। फिर क्या है? ए और डी का मध्य बिंदु सी है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक लगा करके सी का निर्देशांक निकाल लेंगे। उसी प्रकार से बी और डी का मध्य बिंदु ई है, तो ई का निर्देशांक निकाल लेंगे। तो आप क्या लिखेंगे? चूंकि बिंदु डी ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए बिंदु डी का निर्देशांक बराबर मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे हम लोग। निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2/2। मतलब पहले वाले में पहले को जोड़ करके आधा करेंगे, दूसरा वाला दूसरे में जोड़ करके आधा करेंगे। तो क्या हो जाएगा? पहले को पहले में जोड़िए तो -2 + 2/2 कामा 2 + 8/2। तो क्या हो जाएगा? -2 में आप करेंगे तो 0/2 हो जाएगा, कामा 10/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? ये आपका आया 0, कामा और 10 में 2 से भाग करेंगे तो 5। तो बिंदु डी का निर्देशांक कितना आ गया? 0,5। इसका निर्देशांक निकल गया। अब हम क्या करेंगे? बिंदु सी का निकालते हैं। तो आप लिखेंगे चूँकि बिंदु सी ए डी का मध्य बिंदु है, इसलिए बिंदु सी का निर्देशांक निकालिए। इसलिए बिंदु सी का निर्देशांक बराबर आपका हो जाएगा, फिर तो वही सूत्र लगाइए मध्य बिंदु का। तो x1 + x2/2 कामा y1 + y2/2। और इसको आप हल करेंगे तो x1 का मान कितना है? -2। यहाँ पर देखिए पहले को जोड़िए, -2 + 0/2 कामा दूसरे में दूसरे जोड़िए तो y1 का मान 2, y2 का मान 5/2। कितना हो जाएगा? ये -2/2 कामा 7/2। ये आपका आ जाएगा -1, 7/2। ये क्या हो गया? बिंदु सी का निर्देशांक आ गया। तो बिंदु सी का लिख लीजिए -1, 7/2। 2 नंबर में पूछ रहा है तो इस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं। और अगर 4 नंबर में पूछता तो हम लोग अंतःविभाजन सूत्र का प्रयोग करके करते। इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से हल कर सकते हो। अब बिंदु ई का निर्देशांक निकालेंगे। आप लिखेंगे चूँकि बिंदु ई बी डी का मध्य बिंदु है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? बिंदु ई का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा? x1 + x2/2 कामा y1 + y2/2। इसको आप हल करेंगे तो पहले में पहले को, तो पहला ए है 0 + 2/2 कामा दूसरे में दूसरे को 5 + 8/2। तो क्या आ जाएगा आपका? आ जाएगा 2/2 कामा 8/13/2। तो कितना आ गया आपका? 1,13/2 आपका ये आंसर हुआ। तो आपका देखिए बिंदु ई का निर्देशांक कितना आ गया? 1,13/2। इस प्रकार से आप क्या किए? तीनों बिंदु का निर्देशांक निकाल लिए। आइए हम लोग एक रेखाखंड पर चलते हैं। क्या लिखा है? √1 + sin θ होल अपान 1 - sin θ = sec θ + tan θ। तो इस प्रकार क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पर कड़ी नहीं लगी थी, वहाँ पर क्या लिखा था? 1 + sin θ अपान 1 - sin θ = sec θ + tan θ का होल स्क्वायर सिद्ध करना था। और इसमें कड़ी लग गई है तो स्क्वायर हट जाएगा। तो वही है, हम लोग इसको हल करते हैं। तो क्या करेंगे? LHS लेकर हल करेंगे। LHS बराबर क्या है? √ लिख लीजिए इसको 1 + sin θ अपान 1 - sin θ।
आप क्या करिए, हर की संयुग्मी लेने पर आप लिखिए यहाँ पर, हर की संयुग्मी लेने पर कॉन्जुगेट जिसे कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब इसकी संयुग्मी क्या होगी, इसकी संयुग्मी होगी 1 प्लस साइन थीटा, और इसी से हम लोग ऊपर नीचे गुणा कर देंगे 1 प्लस साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कास स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस गाड़ी के अंदर इन दोनों का होल स्क्वायर लगा लेते हैं, 1 प्लस साइन थीटा अपान कास थीटा का होल स्क्वायर ऐसे। अब गाड़ी के अंदर वर्ग लगा है तो गाड़ी एवं वर्ग दोनों हट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा आपका आएगा 1 प्लस साइन थीटा अपान कास थीटा। अब इसको आंशिक भिन्न में तोड़ लेंगे हम लोग, आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 अपान कास थीटा प्लस साइन थीटा अपान कास थीटा। तो आपका आ जाएगा 1 अपान कास थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक थीटा प्लस, और साइन थीटा अपान कास थीटा इक्वल टू क्या होता है टैन थीटा। तो आपका क्या आ गया है, ये आपका RHS आ गया। यही सिद्ध करना था, आप देख लीजिए, यही सिद्ध करना था। देखिए यहाँ लिखा है सेक थीटा प्लस टैन थीटा, तो हम लोग क्या आ गया है सेक थीटा प्लस टैन थीटा। इस प्रकार से आपका क्या हुआ, सिद्ध हुआ। आइए एक के अंगखंड को देखते हैं हम लोग। क्या लिखा है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, 60 अंश का कोण बनाती है जो ये जीवा है। कह रहे हैं संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपका जो ए वाला पोर्शन है ये पूरा त्रिज्यखंड है इतना, और जो जीवा के नीचे है, जीवा के नीचे जो ए वाला पोर्शन है जिसको हम रंगीन कर रहे हैं, ये पोर्शन क्या है आपका वृत्तखंड है। तो इसी का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए ये 60 अंश का कोण है और दोनों त्रिज्याएं समान हैं, तो समान भुजा के सामने के कोण भी समान होते हैं। तो पूरा 180 अंश का कोण होता है त्रिभुज का, 60 अंश ही हो गया। तो 120 अंश 120 अंश को 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो 60 अंश ये आएगा, 60 अंश ये आएगा। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से यह एक समबाहु त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। तो हम लोग पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम लोग क्या करें, लिखिए समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, √3/4 गुणे भुजा का वर्ग, जिसको हल करिए तो √3/4 भुजा कितनी है 21 है, 21 का वर्ग। तो क्या आ जाएगा आपका √3/4, 21 का वर्ग कितना करेंगे, कितना आएगा 441, कितना आ जाएगा 441। और हम लोग √3 का मान रख देते हैं तो कितना आएगा, √3 का मान रखेंगे तो 1.73 × 441/4। तो आपका इसका और इसका गुणा करेंगे तो आएगा, आ रहा है आपका ये 762.93/4 हो जाएगा ये। और 4 से हम लोग भाग देंगे तो आपका आ रहा है 190.73 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 अंश गुणे πr²। मान रख दीजिए, थीटा का मान 60 अंश है बटे 360 अंश गुणे पाई का मान 22/7
गुणे r का मान 21 गुणे 21 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, 7 1 के 7, 7 3 21 और 60 1 के 60, 60 6 के 360, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 2 1 के 2, 2 1 में 22। क्या बचा आपका? ये आपका बच रहा है 11 गुणे 21, 11 गुणे 21। इसको हम लोग हल करेंगे तो 11 1 के 11, 11 दूना 22, 22 से 23, 231 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या निकालेंगे हम लोग? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मतलब कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल घटा दीजिए दोनों क्षेत्रफल। तो क्या है? 231 में से घटाइए माइनस 190.73। आप घटाएंगे तो आपका आ जाएगा ये 0.27 और यहाँ पर आ जाएगा 0 और 3 में से 9 घटेगा नहीं, 13 हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, 40.27 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ये आंसर हुआ आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 1 के चा खंड को देखते हैं। क्या लिखा है? एक डिब्बे में 4 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 5 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा लाल है, हरा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले लिखेंगे कि लिखिए कुल आपका ये एक का चा पार्ट है। तो कैसे हल करेंगे? लिखेंगे लाल कंचों की संख्या बराबर कितना है? लाल कंचा 4 है। कितना है? 4 है। फिर क्या है? सफ़ेद कंचा 8 है। तो आप लिखेंगे सफ़ेद कंचों की संख्या बराबर 8 हो गया। अब हरे कितने हैं? हरे कंचों की संख्या बराबर 5 है। कितना है? 5 हरे कंचे हैं, तो 5 लिख लीजिए। कितने कुल कंचों की संख्या कितनी हो गई? अतः कुल कंचों की संख्या बराबर, जोड़ लीजिए, 8 4 12, 12 5 17 कंचे हैं कुल। तो आपसे क्या पूछ रहा है? पहले में पूछ रहा है लाल कंचा, निकाला गया कंचा लाल होने की प्रायिकता बताइए। तो लिखिए लाल कंचा होने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? लाल कंचों की संख्या बटे कुल कंचों की संख्या तो क्या आ जाएगा? लाल कंचों की संख्या कितनी है? 4। कुल कंचों की संख्या कितनी है? 17। तो 4/17 हो गया। अब आपसे पूछा है हरा नहीं है, हरा को छोड़ करके और सब कंचा है। तो आप लिखिए सेकंड आप निकाल लीजिए हरा कंचा न होने की प्रायिकता बराबर आ जाएगा आपका, बराबर नीचे तो कुल कंचों की संख्या रहेगी, कुल कंचों की संख्या, और ऊपर क्या रहेगी? हरे कंचे नहीं की संख्या।
तो हरे कंचे नहीं हैं, मतलब कि लाल कंचे हैं, सफ़ेद कंचे हैं। तो लाल एवं सफ़ेद कंचों की संख्या कितनी है? 12 है। ये कंचे ऐसे हैं जो हरे नहीं हैं, बटे 17, 12/17 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। एक रास्ता और है, आप पहले हरे कंचों की संख्या निकाल लीजिए, हरे कंचों की संख्या निकाल लीजिए, उसके बाद आप हल करिए। तो आप हल करके दिखा देते हैं अथवा करके। इसी का अथवा देख लीजिए। अथवा पहले क्या निकालिए? हरे कंचे होने की प्रायिकता, बराबर हो जाएगा हरे कंचों की संख्या, बटे कुल कंचों की संख्या, तो क्या आ जाएगा आपका? हरे कंचों की संख्या 5 है, 5/17 आ गया। ये हरे कंचों संख्या है, हरे कंचा निकालने की प्रायिकता हुई। अब आप निकालेंगे हरे कंचे ना होने की प्रायिकता। तो आप लिखेंगे, जानते हैं कि हरे कंचे होने की प्रायिकता प्लस हरे कंचे ना होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। तो आप लिखेंगे हरा कंचा ना होने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस हरा कंचा होने की प्रायिकता। तो आपका क्या आ जाएगा? 1 माइनस 5/17। इसको हल करेंगे, 17 के 17 में से 5 गए, 12/17। इस प्रकार से भी हम लोग इसको हल कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। लिखा है किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 6 भाग दिए रहते हैं, आपको 6 क्वेश्चन दिया रहेगा। इन 6 क्वेश्चनों में से जो क्वेश्चन 5 आपको अच्छे से आते रहेंगे उनको करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में जो 5 भाग पूछे जाते हैं, प्रत्येक भाग 4 अंक का होता है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 2 को अगर 5 खंडा आप लोगों को सही हो जाता है तो 5 चौक 20 अंक आपको प्राप्त होता है। तो हम लोग चलते हैं, इसमें जो भी क्वेश्चन है हम लोग 6 के 6 क्वेश्चन हल करेंगे। लेकिन जब आप परीक्षा में क्वेश्चन करेंगे तो आप केवल 5 करिएगा, छठवां करके अपना समय वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि छठवें क्वेश्चन करने पर आपको ना तो अंक मिलेगा ना तो कोई बोनस। तो इस कारण से हम लोग अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे, केवल 5 क्वेश्चन ही करेंगे जो हमको सबसे बेहतर तरीके से आ रहे होंगे। 5 प्रश्न वही हम लोग परीक्षा में जो कॉपी मिलेगी उस पर लिखेंगे। तो आइए, लिखा है 2 समकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएँ 7.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर है। मतलब कि जो 7.5 सेंटीमीटर है ये बड़ा वाला वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 7.5 सेंटीमीटर। और छोटा वाला वृत्त कौन सा है? 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो छोटा वृत्त ये वाला है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो बड़े वृत्त की जीवा क्या है? AB है, या छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। तो इस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। तो इस जीवा की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम लोग केवल AP ज्ञात कर लें, जितना AP है उतना ही BP है। तो AP का 2 गुना कर देंगे तो हमको AB की लंबाई आ जाएगी। तो हम लोग क्या क्या दिया है लिख लेते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का दिया है बड़े वृत्त की त्रिज्या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नाम इसमें है OA की माप कितनी है? 7.5 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में पहले तो हम लोग चित्र बनाएंगे, सब चीज़ दर्शा लेंगे, फिर उसके बाद जो दिया है उसको लिखेंगे, क्योंकि 4 अंक का प्रश्न है जिसमें आपको लिखना ही पड़ेगा। छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? छोटे वृत्त की त्रिज्या, अगर आप डायरेक्ट हल करेंगे तो आपका अंक भी कटेगा। यही सब होता है, जब आप 70 में 70 अंक पाते हैं तो आपका अंक इसी स्टेप मार्किंग पर काट लिया जाता है। छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है? OP का मान कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। तो आपको AP निकालना है। ये समकोण त्रिभुज है, तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPA में क्या हो जाएगा? OA का होल स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा 7.5 का होल स्क्वायर, क्योंकि OA का मान 7.5 है, OP का मान 4.5 है, इसका स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो 7.5 का वर्ग करेंगे तो आपका आएगा
56.25 इक्वल टू, और 4.5 का वर्क करेंगे तो आपका आएगा 20.25 प्लस AP²। तो AP² का मान हम लोग निकालेंगे तो AP² इक्वल टू हो जाएगा 56.25 माइनस 20.25। इसको आप हल करेंगे तो AP² इक्वल टू हो जाएगा 36 आ जाएगा। और आप AP का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, AP बराबर 6 सेंटीमीटर। आप लिखेंगे चूँकि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या से स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। क्या होती है, समद्विभाजित होती है। इसलिए AP बराबर BP। तो BP का मान कितना आ गया, BP के मान भी 6 सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि AP का मान 6 है तो BP का भी मान 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका AP BP का मान निकल गया। अब हम लोग इस जो स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई निकालना है। तो आप लिखिए अतः स्पर्श रेखा AB की अभीष्ट लंबाई बराबर AP प्लस BP। AP का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। आपका ये आंसर हो गया। इतना आपको लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 के खा पर लिखा है आकृति में QR/QS इक्वल टू QT/PR और कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है। तो कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR। हम लोगों को दिया है, लिख लीजिए, दिया है कोण 1 बराबर कोण 2। चूँकि बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसलिए तो कोण 1 के सामने भुजा कौन है, PR है। कोण 2 के सामने भुजा कौन सी है, QP। क्या है, QP। तो आप लिखिए PR बराबर QP। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। पुनः आपको और कुछ दिया गया है, आपको दिया गया है QR/QS इक्वल टू QT/PR आपको दिया गया है। तो आप लिखेंगे पुनः चूँकि QR/QS इक्वल टू QT/PR और PR के स्थान पे आप लोग क्या रख देंगे, QP। क्या रख देंगे, QP। तो QT/QP आपका ये सिद्ध हो जाएगा। फिर तो क्या हो जाएगा, QR/QS इक्वल टू QT/QP। अब क्या करिए, इसको आप पलट लीजिए। क्योंकि PQS वाला पोर्शन पहले लिखना है। तो क्या हो जाएगा, QS/QR इक्वल टू QP/QT। समीकरण 2। समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए त्रिभुज
PQS तथा TQR में हम लोग देखते हैं जो कोण एक है, यहाँ देखिए जो कोण एक है ये दोनों त्रिभुज में, चाहे वो देखिए चाहे वो PQS हो कोण एक है, चाहे TQR है, ये दोनों कोण क्या हैं, उभयनिष्ठ हैं। तो इसलिए लिखे हैं कि कोण एक बराबर कोण एक। और क्या है, और आपका है तथा QS बटे QR बराबर आपका है QP बटे QT। तो आप क्या लिखेंगे, अतः ये कौन सी समरूपता हुई, अतः SAS जिसको आप लोग कहते हो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा समरूपता से, समरूपता से क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, TQR। ये आपका सिद्ध हुआ, यही आपको सिद्ध करना था। अगले पंक्ति पर चलते हैं। एक AP दी गई है जिसके पद हैं 21, 18, 15। कह रहे हैं कि कितने पद लिए जाएं कि उनका योग -81 हो। तो योग आपसे पूछ रहा है कि -81 हो। तो AP दी गई है, इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, लिखेंगे प्रथम पद जिसको A कहते हो आप, A का मान कितना आ जाएगा 21। और सार्व अंतर निकाल लीजिए। सार्व अंतर बराबर A2 - A1 क्या हो जाएगा, A2 का मान 18 है, 18 - 21 इक्वल टू -3 हो गया। और क्या आपसे पूछा है, पदों की संख्या पूछा है आपसे, पदों की संख्या पूछा है आपसे, मतलब कि n का मान आपसे पूछा है। और क्या दिया गया है, पदों का योगफल, पदों का योगफल दिया गया है जिसको आप कहते हो SN। SN का मान आपको दिया है कितना, -81। तो आप लिखेंगे हम जानते हैं कि SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d, ये होता है सूत्र है, n पदों के योगफल का सूत्र है। तो SN का मान दिया है तो आप इसको रख लीजिए -81। n का मान नहीं मालूम है तो इसको उतार लीजिए, n/2 इंटू 2a का मान 21 है, 21 रख दीजिए, प्लस n का मान नहीं मालूम है तो n-1 और d का मान कितना आया है -3। हम लोग सब चीज़ हल कर लेते हैं। तो 2 का इसमें आप गुणा कर देंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 162 बराबर n ब्रैकेट में 21 दूना 42 और इसका गुणा करेंगे तो -3n और +3 हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा प्लस। और इसको और आगे हम लोग हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा -162 बराबर n ब्रैकेट में 42 में 3 जोड़ेंगे तो 45 -3n। अब क्या करेंगे, n का आप गुणा कर दीजिए तो आपका आ जाएगा -162 बराबर 45n -3n की घाते 2, 3n की घाते 2। सब पद को इधर बुला लीजिए आप, तो क्या आ जाएगा 3n² -45n -162 बराबर 0। 3 से हम लोग पूरे समीकरण में भाग देंगे तो आपका हो जाएगा n², 3 से भाग देंगे 3 कट जाएगा, 3 से आप इसमें भाग देंगे तो 15 3 45, 15 आ जाएगा, और 3 से इसमें भाग देंगे 3 × 5 = 15, 1 बचा 3 × 4 = 12 बराबर 0। अब -54 का ऐसा दो गुणनखंड करो जिसको घटाने पर 15 आ जाता, 18 × 3 = 54। तो आपका ये आ जाएगा n² -15 का स्थान में क्या लिखेंगे 18 - 3 n -54 बराबर 0। इसको आप हल करेंगे तो n² -18n + 3n -54 = 0। आप दो का जोड़ा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, n कॉमन करिए n -18,
यहाँ से 3 कामन करिए तो n माइनस 18 बराबर 0। तो आपका 2 गुणनखंड आया, n माइनस 18 एक ब्रैकेट में और n प्लस 3 एक ब्रैकेट में बराबर 0। तो n का मान क्या आ जाएगा, n माइनस 18 बराबर 0 या n प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आपका आ जाएगा ये n बराबर 18 या n बराबर -3। ये क्या हो जाएगा आपका, ये असंभव हो जाएगा क्योंकि किसी भी पद का मान -3 नहीं होगा। मतलब कि आपका 18वां पद, 18 पदों का जोड़ कितना आएगा, -81 आएगा। तो आप लिखेंगे अभीष्ट पदों की संख्या, अतः अभीष्ट पदों की संख्या बराबर 18। कितना आ जाएगा, 18। यह आपका आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है द्विघात बहुपद x² + 10x + 21 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। तो पहले हम लोग जो बहुपद दिया गया है इसका शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे शून्य के लिए क्या याद करेंगे आप, जो बहुपद आपको दिया गया है उसको शून्य के बराबर कर देंगे। 10x + 21 बराबर 0 कर दिए। अब यहाँ से इसका मान निकाल लीजिए। इसका गुणनखंड करेंगे तो 21 का ऐसा 2 गुणनखंड करो जिसको जोड़ने पर 10 आ जाए। 7 3 21, 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7x + 3x + 21 बराबर 0। इसको आप 2 जोड़ा बना लीजिए। इसमें से आप कामन करेंगे तो x कामन होगा तो x + 7 बचेगा। इसमें 3 कामन हो रहा है, x + 7 बचेगा बराबर 0। तो आपका आ गया ये x + 3 एक ब्रैकेट में और x + 7 एक ब्रैकेट में बराबर 0। तो इसका मान क्या क्या आया, इसका x + 3 = 0 या x + 7 = 0। तो आपका आ जाएगा x = -3 या x = -7। आपका ये अल्फ़ा का मान हुआ या आपका बीटा का मान हुआ। तो आप लिखेंगे शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध, तो आप पहले क्या सत्यापित करेंगे, शून्यकों का योगफल। सूत्र क्या होता है, -b/a। ये सूत्र होता है। आपके 2 शून्य निकले हैं, -3 -7, इसको इधर रखिए। तो -3 + -7 = -b/a। तो आप a b c का मान निकालेंगे तो a का मान 1 है, b का मान 10 है और c का मान 21 है। तो -10/1। तो इधर जोड़िए आप, इधर जोड़ेंगे तो -3 -7 बराबर कितना हो गया, -10। तो कितना आ गया, -3 -7 जोड़ेंगे तो -10 बराबर -10। ये तो आपका सत्यापित हुआ, ये आपका सत्यापित हुआ। आप लिखेंगे सत्यापित। अब गुणनफल के बारे में देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या सूत्र होता है, c/a। तो गुणनफल का सूत्र क्या है, आप लिखेंगे, गुणनफल करिए शून्यकों का तो -3 × -7 = c का मान कितना है, c का मान 21 है, 21/1। और दोनों को आप गुणा करेंगे कितना आएगा, 7 3 21 बराबर 21। ये भी क्या हुआ, आपका सत्यापित हुआ। तो आपको इतना ही दिखाना है, सत्यापित। आपका ये सलूशन हुआ। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या लिखा है आपकी, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित सारणी में दिखाई गई है। श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए।
दैनिक मजदूरी आपको दिखाई देगी 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600, इतना रुपया मिलता है। तो इतने 500 से 520 12 लोगों को मिलता है, 520 से 540 14 लोगों को, 540 से 560 8 लोगों को, 560 से 580 6 लोगों को, 580 से 600 10 लोगों को। तो इसको आप जोड़ेंगे तो 50 आएगा। इसमें आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं 50। जोड़ कर भी देख लीजिए, 10 16 16 8 24 24 14 38 38 12 50 आ गया। तो इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं, इसमें समय वेस्ट मत करिएगा। अगर इस प्रकार क्वेश्चन दिया गया तो आप लिख लेंगे। वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप क्या करिए, इन दोनों के बीच में कितना गैप है उसको देखिए। गैप देखिए, गैप 20 आ रहा है, 20 का आधा करके इस लोअर लिमिट में जोड़ दीजिए, आपका वर्ग चिन्ह इसका आ जाएगा। तो गैप इसका 20 का है, 20 का आधा करेंगे 10 आएगा। अब 500 में जोड़ेंगे तो 510 आ जाएगा। पहला आ गया, पहला मिल जाता है तो जितना गैप रहता है सब इसमें जोड़ते जाइए। जोड़ते जाएंगे तो 20 20 गैप है, तो 510 के बाद 530, फिर 550, फिर 570, फिर 590। आप इसमें से देखिए 1 2 3 4 5 डाटा है, इसी वर्ग चिन्ह में से आप बीच वाले पद को अज्यूम्ड मीन मान लेंगे। आप क्या मान लेंगे, इसको कल्पित माध्य मान लेंगे, कैपिटल ए मान लेंगे आप इसको। एक्स आई का मान ज्ञात करने के, डी आई का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसी एज्यूम्ड मीन को सम में से आप घटाएंगे। तो पहले आप इसके सामने चलिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। अब इसके ऊपर क्या आएगा आपका, वही -20 -40। ऊपर जाएंगे तो माइनस, नीचे जाएंगे तो पॉजिटिव में क्या आ जाएगा, प्लस का 20 और प्लस का 40। ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, एफ आई डी आई का मान ज्ञात करेंगे। एफ आई डी आई का मान ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसको इसका और इसका गुणा करिए, इसमें लिखिए। तो 12 चौक 48 -480, फिर 14 दूना 28 -280, 8 जीरो में 0, 20 छक्का 120, तो 120 आ जाएगा। 40 का हम 400, कितना आ जाएगा 400। और इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। अब हम लोग इसमें कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करने वाले हैं। सब चीज़ें आपको ज्ञात हो गई है, तो कल्पित माध्य विधि का प्रयोग हम लोग कर लेंगे, लिखेंगे कल्पित माध्य विधि से, कल्पित माध्य विधि से, विधि से क्या हो जाएगा, माध्य बराबर, माध्य मजदूरी पूछा है तो माध्य मजदूरी बराबर, जिसको आप कहते हो एक्स बार, बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई सूत्र होता है। तो हम लोग बड़ा देते हैं मान, इसमें ए का मान कितना है 550 लग दीजिए, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान 240 बटे 50। इसको हल करेंगे तो 1 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 550 प्लस इसका भाग करेंगे तो 5 4 20 और 4 बचेगा, 10 बढ़ाएंगे 40 हो जाएगा, 5 8 40। तो आपका कितना आएगा इसका मान, इसके माध्य का मान आ जाएगा 554.8, मतलब कि 554.8। अगर एवरेज मजदूरी आप लोग निकालेंगे, माध्य मजदूरी निकालेंगे तो आपका यही आंसर आएगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, 2 के पर। यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 का एक्स्ट्रा पार्ट है। आप लोग 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपको ऊपर के 5 प्रश्न आ रहे हैं तो आप 5 प्रश्न करके अन्य प्रश्न नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं, आपका मॉडल पेपर सेट हम लोग हल करवा रहे हैं, तो आपको पूरा क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। लेकिन आपको करना 5 ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का, और 5 ही क्वेश्चन पर आपको नंबर मिलेगा, तो ध्यान दीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, मतलब बहुलक और माध्यक का ज्ञात करना है। ये आपका डाटा दिया गया है, इस डाटा को हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, बारंबारता लिख लिए। अब हम लोग इसका बहुलक निकालेंगे पहले। तो बहुलक निकालने के लिए आपको केवल इस टेबल को इस फॉर्म में बदल लेना है। संचयी बारंबारता आप तब निकालेंगे जब माध्यिका आपको निकालनी रहेगी, तो हम लोग माध्यिका तो निकाल नहीं रहे हैं, तो हम लोग पहले बहुलक निकाल रहे हैं। बहुलक में क्या क्या आ सकता है, एल क्या, F1 का, F0 का और H का। तो बहुलक वर्ग में सबसे बड़ी बारंबारता हम लोग देखते हैं, तो बारंबारता आपके ही है, इसको हम लोग क्या कहेंगे F1। क्या कहेंगे F1, इसके ऊपर वाले को F0 और इसके नीचे वाले को F2 कहते हैं।
और इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल होता है ये बहुलक वर्ग होता है। इसकी जो न्यूनतम सीमा होती है वो यल का मान होती है। तो यल का मान क्या हो गया 125, जो इसकी न्यूनतम सीमा है 125 लिखेंगे, प्लस F1 का मान आपका 20 है 20, F0 का मान 13 है 13/2 गुणे F1 मतलब 2 गुणे 20 माइनस F0 का मान कितना है 13, F2 का मान कितना है -14 गुणे H का मान कितना है 65 85, इसमें कितना गैप है 20 का गैप है गुणे 20। हल कर लीजिए तो 125 प्लस, इसको हल करेंगे तो कितना जाएगा 125 प्लस आपका, इसको हल कर लीजिए 20 में से 13 गए 7, और इसको हल करेंगे तो 20 दूना 40 और 13 14 27 -27 गुणे 20, तो आपका आ जाएगा 125 प्लस, ऐसा करेंगे तो 20 सत्ते 140 और इसमें 13 आ गया, और 13 का पहाड़ा आप इसमें पढ़ेंगे तो 125 प्लस 13 1 के 13, 1 बचा 10 हो गया, 0 बार गया 100 हो गया, 13 25 65 13 6 78 13 91 13 8 104 13 91 तक ले जाएंगे। तो इसको आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 135.7, क्या आ जाएगा आपका बहुलक आ जाएगा। अब माध्यिका पर चलते हैं। माध्यिका की गणना करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, जो इस बारंबारता में हम लोग को एक्सपेंशन करना पड़ेगा, संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे तो कैसे आएगा 4 4 5 9 9 13 22 22 20 42 42 14 56 56 8 64 64 में 4 जोड़ेंगे तो 68, और इसको जोड़ेंगे तो 68 आएगा। देखिए यहाँ वाला मैच कर रहा है, मतलब आपकी संचयी बारंबारता सही है। एन का मान कितना आया 68, तो N/2 का मान क्या हो जाएगा, तो N/2 का मतलब 68 का आधा, 68 का आधा मतलब कितना हो जाएगा 34, कितना हो जाएगा 34। तो इस संचयी बारंबारता वाले कॉलम में आप देखिए 34वां पद कहाँ पड़ेगा, तो 22 पद तक तो इसी में आ जा रहा है, 34वां पद आपका 42 में आगे पड़ेगा। इसके सामने वाली जो बारंबारता है तो F का मान कितना हो जाएगा, F का मान आपका 20 हो जाएगा, और CF का मान कितना हो जाएगा, CF का मान इसके ऊपर वाली बारंबारता 22, और H का मान कितना है, H का मान 20 है, और माध्य L का मान कितना हो जाएगा, L का मान इसके सामने वाला बारंबारता और L बराबर आपका आ जाएगा 125। तो आप माध्यिका आराम से निकाल सकते हैं। अतः माध्यिका बराबर क्या होता है L प्लस N/2 माइनस CF/F गुणे H, ये सूत्र होता है। तो L का मान कितना है 125 प्लस N/2 का मान कितना है 34, और CF का मान कितना है 22, F का मान कितना है 20 गुणे 20, और इसको करेंगे तो 125 प्लस 34 में से 22 आप घटाएंगे कितना आएगा 12, 12/20 गुणे 20, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आया आपका 125 प्लस 12, तो आपका कितना हो जाएगा 137। आपकी जो माध्यिका है कितनी आएगी 137, ये आपका आंसर हुआ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। इसमें 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, हम आपको 6 के 6 करवा दिए, लेकिन करना आपको 5 ही है बोर्ड परीक्षा में, नहीं तो आप ज़्यादा करने लगे। ज़्यादा करने से आपका केवल समय वेस्ट होगा, आपको नंबर नहीं मिलेगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं उनको करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होता है और 6 अंक का पूछा जाता है। इसमें 2 प्रश्न पूछे जाते हैं अथवा करके, आप देखिए इसमें एक प्रश्न पूछा गया है, एक प्रश्न एक पूछा गया है, लेकिन इन दोनों प्रश्नों में से आपको एक ही प्रश्न करना है, आपको दोनों प्रश्न नहीं करना है, एक ही प्रश्न पर आपको अंक मिलेगा। तो हम लोग दोनों प्रश्न करेंगे, लेकिन आप लोग परीक्षा में एक ही प्रश्न करिएगा, हम आपको दोनों प्रश्न का रिवीजन करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा है, 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 99 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर मतलब दहाई और इकाई का अंतर 5 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्याएं कितनी हैं। ये सब संख्याएं आपको ज्ञात करना है, तो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। माना दहाई का अंक बराबर x,
इकाई का अंक बराबर y। संख्या बराबर क्या हो जाएगा? संख्या बराबर 10x प्लस y। अंकों को पलटने पर बनी संख्या बराबर 10y प्लस एक्स। जब इकाई और दहाई को बदल देंगे तो संख्या आपकी आ जाएगी 10y प्लस एक्स। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या का योग 99 है। मतलब कि इस संख्या और अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या को आप जोड़ेंगे तो 99 आएगा। मतलब क्या है? 10x प्लस वाई में आप क्या जोड़िए? 10y प्लस एक्स, तो कितना है? 99 है। इसको आप हल करेंगे तो 10x में एक एक्स और जोड़ेंगे तो 11x हो जाएगा। y में 10y जोड़ेंगे तो 11y हो जाएगा इक्वल टू 99। इसको आप हल करेंगे, 11 से भाग दे दीजिए तो आपका आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 9, समीकरण 1। पुनः प्रश्नानुसार आप पुनः प्रश्न देखिए। लिखा है इस संख्या के अंकों का अंतर 5 है। मतलब कि दहाई और इकाई का अंतर 5 आ रहा है। तो लिखिए पुनः प्रश्नानुसार दहाई और इकाई का अंतर 5 है बराबर 5, समीकरण 2। अब समीकरण 1 एवं 2 को हम लोग हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 एवं 2 से ऊपर नीचे दोनों समीकरण लिखिए, विलोपन भी लगाइए। x प्लस वाई इक्वल टू 9, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5। ये 1 हुआ, ये आपका 2 हुआ। y से y कट गया, विलोपन हो गया। x को जोड़ेंगे 2x और 9 5 14। x और कितना आ गया? 14/2। x और कितना आया? 7 आ गया। कितना आया? 7 आया। x का मान 7 आ गया। अब इस x का मान उठा करके समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में x बराबर 7 रखने पर क्या हो जाएगा? इस समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 9। इसमें रखिए 7 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो y इक्वल टू 9 माइनस 7, तो y बराबर आपका हो जाएगा 2। y बराबर क्या हो गया? 2। x का मान 7 आ गया और y का मान 2 हो गया। तो संख्या क्या हो गई आपकी? आप लिखेंगे अभीष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगी? 10x प्लस वाई। कितना हो जाएगा? 10 गुणे 7 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 70 प्लस 2 बराबर 72। कितना हो जाएगा? 72। चाहे 72 कहिए और चाहे आप 27 कहिए। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं? चाहे 72 आप लिखिए, चाहे 27 लिखिए। 72 और 27 को आप जोड़ेंगे तो 99 आएगा। 72 और 27 में जो अंक प्रयुक्त हैं उनके बीच में 5 का अंतर है। तो या आप लिख लीजिए, जो पलटने वाली संख्या है 10y प्लस एक्स है। रखेंगे कितना जाएगा? 10 गुणे 2 प्लस 7, तो 20 प्लस 7 बराबर 27। यही दोनों संख्याएं आपकी होंगी। तो आप एक संख्या ये भी है, मान लीजिए इसको हम माने होते 27 आता, तब पलटने पर संख्या ये प्राप्त होती। तो 72 और 27 इस प्रकार की दो संख्याएं, पूरी संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं, आपका ये हल हुआ। आइए तीसरे का अथवा क्वेश्चन देख लेते हैं। अथवा पार्ट तीसरे का अथवा देखिए क्या लिखा है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ये पता नहीं कितने बर्तन निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 15 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 2250 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या एवं प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। हम लोग मान लेते हैं कि माना
मानव निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। प्रत्येक नग की लागत बराबर क्या कह रहा है, प्रत्येक नग की जो लागत है बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 15 अधिक है। तो बर्तनों की संख्या का 2 गुना से 15 अधिक है। तो कुल निर्माण लागत आप लिखेंगे, अतः कुल निर्माण लागत बराबर 2250। तो आपके हिसाब से निर्माण लागत क्या होगी, इन दोनों का गुणा कर लीजिए। बर्तनों की संख्या x है, अब प्रत्येक बर्तन के निर्माण में इतना रुपये आपका लग रहा है, तो कुल कितना रुपये लग रहा है 2250। इसका मतलब क्या हुआ, x गुणे 2x + 15 बराबर 2250। तो क्या हो जाएगा आपका, ये आप गुणा करेंगे तो 2x² + 15x बराबर 2250। 2250 को इधर ट्रांसफर कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 2x² + 15x - 2250 बराबर 0। इसका और इसका आप गुणा करेंगे तो 4500 आ जाएगा। 4500 का ऐसा गुणनखंड करिए जिसको घटाने पर 15 आ जाए। तो ऐसा गुणनखंड क्या होगा, तो ऐसा गुणनखंड आपका कितना हो जाएगा, 75 और 60। तो 15 के स्थान पर क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 75 - 60 और बाहर x - 2250 बराबर 0। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो क्या आएगा, हल कर लीजिए तो 2x² + 75x - 60x - 2250 बराबर 0। 2 का पेयर बना लीजिए। बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, x कॉमन करिए तो आपका आएगा 2x + 75 में, और इसमें से आप 30 कॉमन कर लीजिए। 30 कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा, 2x + 75 बचेगा बराबर 0। तो आप देख रहे हैं x - 30 एक ब्रैकेट में आ गया और 2x + 75 एक ब्रैकेट में बराबर 0। दो पदों का गुणनफल 0 के बराबर है, मतलब क्या है, इसमें से या तो एक का 0 है या तो एक का 0 है। तो क्या हो जाएगा, x - 30 = 0 या 2x + 75 = 0। तो x = कितना आ जाएगा, x = आ जाएगा आपका 30, या x बराबर आपका आ जाएगा -75/2। ये क्या है, अमान्य कर देंगे। इसको क्यों अमान्य कर देंगे, क्योंकि बर्तनों की संख्या कभी भी ऋणात्मक भिन्न में नहीं आएगी। तो x का मान कितना आया, x का मान आपका हुआ 30। तो 30 क्या है, ये बर्तनों की संख्या है। आपसे दोनों चीज़ पूछा है, आप लिखेंगे आंसर में बर्तनों की अभीष्ट संख्या बराबर x बराबर 30। अब प्रत्येक नग की लागत पूछ रहे हैं आपसे। प्रत्येक नग की लागत बराबर कितना है, 2x + 15 कितना जाएगा, 2 × 30 + 15, 30 दूनी 60 + 15 कितना जाएगा, 75 रुपये। प्रत्येक नग की लागत कितनी है, 75 रुपये आपका आंसर हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। लिखा है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, नदी के ऊपर एक पुल बना है, उस पुल से देखने पर नदी के एक किनारे का अवनमन कोण 30 अंश और अगले किनारे का अवनमन कोण 45 अंश है। यदि पुल किनारों से 5 मीटर की ऊंचाई पर, तो हम लोग तिरे की ऊंचाई नहीं नापना है, जो ऊंचाई नापना है वो लंबवत नापना है। तो यदि पुल के किनारों से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए।
√3 का मान कह रहे हैं 1.732 का प्रयोग करिए। तो आइए हम लोग देखते हैं, चित्र देखिए इसका। ये क्या है, नदी का किनारा है, इस पर एक पुल बना है। पुल से हम लोग देख रहे हैं इस किनारे को, तो 45 अंश का अनुमान कोण है, तो यहाँ वाला कोण 45 अंश हो जाएगा। और इधर का अनुमान कोण 30 अंश है, इधर का अनुमान कोण कितना हो जाएगा, उन्नयन कोण 30 अंश। और किनारे से जो पुल की ऊंचाई है 5 मीटर है, तो 5 मीटर ये है, 5 मीटर ये है, तो 5 मीटर ये भी होगी, और 5 मीटर आपका ये भी होगा। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इसको P नाम दे देते हैं, इसको A नाम दे देते हैं, इसको B नाम दे देते हैं, इसको O नाम दे देते हैं। ध्यान दीजिए, हम नदी के बीच में एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P से ये वाला किनारा x मीटर की दूरी पर है, ये वाला किनारा y मीटर की दूरी पर है। अब नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हम लोग x + y का मान ज्ञात करना पड़ेगा। x और y का मान कैसे निकालेंगे, तो लिखिए आप लोग। पहले मान लेंगे कि माना नदी की चौड़ाई बराबर x + y है। कितना है, x + y। अब दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, तो दोनों त्रिभुज का प्रयोग करके x और y का मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो आप लिखिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इसमें OPA में क्या है, tan थीटा = क्या है, लंब बटे आधार, OP बटे AP। क्या है, tan 45 अंश = OP का मान कितना है 5, AP का मान कितना है x। और इसको आप रखेंगे तो इसका मान 1 बराबर 5 बटे x। x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आपका आ जाएगा, देखिए x का मान आ जाएगा आपका x बराबर 5 मीटर। x का मान तो निकल गया, अब y का मान निकालेंगे। तो हम लोग इस त्रिभुज में चलेंगे, आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPB में क्या है, tan थीटा = OP बटे BP। क्या हो जाएगा, आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपका आ जाएगा ये, tan थीटा का मान कितना है इसमें 30 अंश, OP का मान कितना है 5, और BP का मान कितना है y। तो tan 30 अंश का मान 1/3 होता है, बराबर 5 बटे y। तो y का मान निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 5/3 मीटर। अब आप आराम से नदी की चौड़ाई निकाल सकते हैं। आप लिखेंगे अतः क्या हो जाएगा, नदी की चौड़ाई कितना है, x + y। x का मान रख लीजिए, y का मान रख लीजिए। x का मान 5, y का मान 5/3। आप इसको रखेंगे, 5 का अमल कर लीजिए, क्या बचेगा 1 + 3। और 3 का मान आपको दिया है कितना, 1.732। तो आपका 5 × 1 + 1.732 रख दीजिए, तो आ जाएगा 5 × इसको जोड़ेंगे 2.732 आएगा। और इसको हम लोग हल कर लेंगे, कितना आ जाएगा, पूरा कर लीजिए। 5 दूनी 10, 5 3 15 1 16, 5 7 35 35 1 36, और 5 दूनी 10 10 3 13, 3 अंक को इसमें लगा दीजिए, आपका इतना मीटर चौड़ाई आई। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि cos A - sin A + 1 अपान cos A + sin A - 1 = cos A k + cot A। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 से आपको एक ही क्वेश्चन करना है, लेकिन हम आपको दोनों क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। रिवीजन है, आप दोनों क्वेश्चन कैसे हल किए जाते हैं उसको जानते रहिए, लेकिन करना आपको एक ही है। तो एक क्वेश्चन करने से आपको 6 अंक मिलेगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए, हम लोग LHS से स्टार्ट करते हैं और RHS ला लेते हैं। तो LHS लिख लेते हैं उठा करके। अब क्या करते हैं हम लोग, अंश तथा हर में sin A से भाग दे देते हैं। तो अंश के प्रत्येक पद में sin A से भाग करिए,
और हर के प्रत्येक पद में साइन ए से भाग करिए। इसमें भाग करेंगे तो cos a अपान साइन ए माइनस साइन ए अपान साइन ए प्लस 1 अपान साइन ए पूरे का अपान cos a बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 अपान साइन ए। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, साइन ए से साइन ए ऊपर कैंसिल हो गया, साइन ए से साइन ए नीचे कैंसिल हो गया। इस प्रकार कैंसिल करने से क्या हुआ, आपका जो cos a अपान साइन ए लिखा गया है ये क्या हो गया काट ए। cos a अपान साइन ए इक्वल टू क्या होता है काट ए, यहाँ पर एक आ गया माइनस एक और यहाँ पर 1 अपान साइन ए क्या लिखते हैं cos ए और नीचे वाले को फिर से लिख लेते हैं काट ए प्लस 1 माइनस cos ए। अब थोड़ा इसको हम लोग सेट कर लेते हैं जो हमको लाना है, तो काट ए प्लस cos ए माइनस एक को पीछे लिख लेते हैं, वैसे इसमें भी काट ए माइनस cos ए को साथ लिख लेते हैं प्लस एक को पीछे लिख लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कुछ ऐसा जुगाड़ करते हैं, नोट करने वाला पॉइंट रहेगा जहाँ पर आपका एक लिखा है, ये वाला जहाँ पर एक लिखा गया है वहाँ पर हम लोग इस सूत्र से एक का मान निकाल करके रख देंगे। तो एक जहाँ पर एक लिखा है वहाँ पर क्या रहती है, हम लोग इतना मान रख दिए, देखिए माइनस ब्रैकेट में cos ए स्क्वायर है माइनस काट स्क्वायर ए। अब नीचे वाला सिस्टम उसे उतार लेंगे, जो काट ए माइनस cos ए प्लस 1 उतार लीजिए इसे। अब इसका प्रसार करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र से, तो क्या हो जाएगा, इसको इसे उतार लीजिए, माइनस माइनस हो गया, cos ए प्लस काट ए एक ब्रैकेट में और cos ए माइनस काट ए एक ब्रैकेट में और नीचे वाले को इसे उतार लीजिए। अब क्या होगा, अब देखिए काट ए प्लस cos ए यहाँ पर भी लिखा है और यहाँ पर भी लिखा है, तो यहाँ से आप कामन कर लीजिए, कामन कर लेंगे तो कामन यहाँ पर आ गया। अब जब कामन कर लिए तो यहाँ पर एक बचा, तो कुछ नहीं बचा, यहाँ से तो सब निकाल लिए, यहाँ से एक बचा तो एक लिख लिए। फिर माइनस से आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब तो निकल गया है, बचा ये है। जब माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो इसमें से जो माइनस वाला है प्लस हो जाएगा, जो प्लस है माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस काट यहाँ लिख लेते हैं और माइनस cos ए यहाँ लिख लेते हैं, होल अपान इसको थोड़ा सेट कर लीजिए, 1 को आप पहले लिख लीजिए प्लस काट ए माइनस cos ए। देखो जो ऊपर लिखा गया वही नीचे लिखा गया है, दोनों क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए। कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचा आपका, जो आपका सिद्ध करना था वही बचा, आपका क्या आ गया RHS हेंस प्रूफ। तो आपका ये सवाल सिद्ध हुआ। देखिए इसे कैसे हुआ है, आप अच्छे देख लीजिए इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्या लिखा है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो एक ही जो उसकी सतह है उसके पास 6 सतहें होती हैं, 6 सतह पर नहीं रखा है, केवल एक सतह पर ऊपर एक अर्धगोला रखा है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखिए चित्र देखिए, इस प्रकार का आपका घन है और घन की ये प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर है, मतलब घन की लंबाई 7 सेंटीमीटर, घन की चौड़ाई 7 सेंटीमीटर और घन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। इस पर एक अर्धगोला इस प्रकार से रखा गया है, इसे रखे हैं, अर्धगोला इस प्रकार से इस पर रखा गया है। रखने से क्या होगा, जो इसका व्यास होगा, ये व्यास कितना होगा, कितना आपका ये भुजा होगी 7 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे हल घन की प्रत्येक भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6a स्क्वायर, मतलब 6 गुणे भुजा का वर्ग, 6 गुणे 7 का वर्ग, तो क्या हो जाएगा 6 गुणे 7 का वर्ग 49 आ जाएगा। आप करेंगे 9 6 54 के 4 और 6 4 को 24, 24 5 29, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर कुल संपूर्ण पृष्ठ आ गया। लेकिन इसके ऊपरी सतह पर एक अर्धगोला रखा गया है, तो अर्धगोले का हम लोग वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। और जो नीचे आपका एक गोलवा रखा गया है ये वृत्ताकार है, वृत्ताकार भाग इस संपूर्ण क्षेत्रफल में से कट के निकल जाएगा। तो आधार का क्षेत्रफल लिखिए, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, उतना क्षेत्रफल तो आपको दिखाई नहीं देगा ना, जो क्षेत्रफल आपको दिखाई देता रहेगा उसी का आप निकालेंगे पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, और जो अर्धगोला है इसका अधिकतम व्यास 7 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/22।
2, 7/2 गुणे 7/2, तो 7 से 7 कट गया, 2 1 के 2, 2 1 में 22, तो क्या आया आपका 11/77/2। तो आप इसको क्या लिखेंगे, ये आपका आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकाल लेते हैं, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। पहले लिख लीजिए अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। इसका वक्रपृष्ठ क्या हो जाएगा, वक्रपृष्ठ बराबर 2πr²। तो आप मान रखेंगे 2 × 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2, 7 से 7 कट गया, और 2 1 के 2, 2 1 में 22, आपका क्या आ गया 11 × 7, 11 × 7 कितना आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग जो ठोस आपका है, देखिए जो ठोस है इसका क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है। तो ठोस का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपका इतना ही पोर्शन बचा है, तो हम लोग इसमें से पूरे संपूर्ण पृष्ठ इसको जोड़ लीजिए और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ जोड़ लीजिए, और उसमें से जो आधार का क्षेत्रफल है घटा दीजिए, तो आपका आ जाएगा ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ माइनस आधार का क्षेत्रफल। सब वैल्यू रख दीजिए, तो 294 प्लस 77 माइनस 38.5 आप घटाइएगा और इसको जोड़ लीजिए, तो 7 4 11 1 और 9 7 16 16 1 17 2 1 3 371 में से हमको घटाना कितना है 38.5 आप घटाएंगे तो यहाँ 0.5 आ जाएगा। अब यहाँ 0 बचा है, 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गए 2, और यहाँ 6 बचा है, 6 में से 3 गए 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या लिखा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 3 × 2 सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन पूछ रहा है, तो ठोस आपका बनाए हैं, इसके ऊपर इस शंकु है, ये अर्धगोला है, तो दोनों को आयतन निकाल करके जोड़ देंगे तो इस ठोस का संपूर्ण आयतन प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एक दिक्कत है कि आपको तिर्यक ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई का मान नहीं दिया गया है, और आर का मान दिया गया है आपको। तो आप लिखेंगे ठोस का, लिखिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OAB में क्या हो जाएगा, OB का होल स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा ये OB का मान कितना है 3 × 2 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू OA का होल स्क्वायर प्लस AB का मान कितना है 3 का होल स्क्वायर। इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, इसका वर्ग करेंगे तो आप 3 का वर्ग 9 और √2 का वर्ग करेंगे 2 आएगा, 9 दूनी 18 गया है, बराबर OA स्क्वायर प्लस 9। तो OA स्क्वायर का मान क्या आएगा 18 माइनस 9, और आगे हल करेंगे तो OA स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया। तो OA का मान कितना आया, OA का मान आपका आ गया 3, जो ऊंचाई है इस शंकु 3 सेंटीमीटर आ गई। अब इसका आयतन आप लोग निकाल सकते हो। लिखिए, अतः ठोस का आयतन बराबर ठोस का
आयतन बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। तो क्या आ जाएगा 1/3 पाई वैसे रखे रहिए, आर का मान कितना आया है 3 है, 3 का वर्ग इक्वल और हाइट का मान 3 है, तो 2/3 गुणे पाई गुणे 3 का क्यूब। इसको आप हल करेंगे तो 1/3 पाई गुणे 9 आएगा, 9 त्रिक 27 प्लस 2/3 गुणे पाई गुणे 27। आप काटेंगे 3 1 के 3, 3 9 27, 3 1 के 3, 3 9 27। तो आपका ये आ रहा है 9 पाई, और ये आप कितना आ रहा है 9 दूनी 18 पाई। 18 पाई और 9 पाई जोड़ेंगे 27 पाई आएगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि पाई का मान आप 3.14 रखिए, 27 गुणे 3.14। इसको हम लोग हल करेंगे तो कितना आएगा आपका, आ जाएगा 84.78 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका हल हुआ। तो बच्चों आपका हमारा पढ़ाना कैसे लगा? अगर आपको अच्छा लगा आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे और भी बच्चों का फ़ायदा हो, वह भी आगे बढ़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।